नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है बैंकर कपल यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, शान अहमद जी। शान जो हैं वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में 2018 में एज एन असिस्टेंट उन्होंने ज्वाइन किया था। और अभी वो ईएसआईसी के अंदर एसएसओ के पद पे तैनात हैं। तो हम उनसे यूनाइटेड इंडिया के बारे में पूरा जानेंगे कि क्या वर्क प्रोफाइल रहती है, क्या पेपर का लेवल रहता है और क्या उनकी स्ट्रेटजी थी। इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। शान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो आने वाले एस्पिरेंट्स उनसे शेयर कर सकूं, ताकि जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी प्रिपरेशन के टाइम में वो नेक्स्ट जनरेशन को ना करना पड़े। तो ये हम्म। हमेशा एक चाहत होती है कि अपने जूनियर्स को बताएं, और आपके माध्यम से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, उसके लिए हम हम्म। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो शान जी, सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई करी थी और यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका। जी, तो मैं तो बिलोंग करता हूँ रांची से, रांची झारखंड। हम्म। और मैंने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैं इस प्रिपरेशन की लाइन में आया। बैंकिंग की हम्म। तैयारी कर रहा था, और प्लस हम्म। एसएससी स्टेट गवर्नमेंट्स। हम्म। और तो उसी बीच में यूनाइटेड इंडिया की वैकेंसी आई, तो मैंने देखा हम्म। कि सिलेबस लगभग सेम ही है। बस जो जीके का पोर्शन था उसमें हम्म। बैंकिंग अवेयरनेस की जगह पे इंश्योरेंस अवेयरनेस लिखा हुआ था, बाकी सब कुछ प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस लगभग सेम ही था। हम्म। तो इस साल हम्म। तो शायद प्रीलिम्स हटा दिया उन्होंने, सिर्फ मेंस ही हम्म। है ना। हम्म। पेपर में हम्म। प्रीलिम्स का नहीं है। लास्ट ईयर जब हम्म। हमने जब दिया था तो प्रीलिम्स भी था और मेंस भी था। तो हम्म। प्रीलिम्स का पैटर्न तो पूरा सेम था और मेंस का ये था, तो हमने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में अप्लाई किया। हम्म। और वो मेरा फर्स्ट एग्जाम था जो क्रैक हुआ। ओके। और फिर वहाँ एक साल काम करने के बाद हम्म। फिर मैंने क्या बोलते ईएसआईसी में मैंने एसएसओ का एग्जाम दिया, और उसको मैंने हम्म। क्रैक करके अभी मैं ईएसआईसी में एसएसओ में पिछले 5 साल से कार्यरत हूँ उड़ीसा में। हम्म। तो आपने जब तैयारी करी तो आपने बताया कि लगभग पैटर्न इनका जो रहता है वो बैंकिंग जैसा रहता है, ऑलमोस्ट। और बिल्कुल इंश्योरेंस बिल्कुल। अवेयरनेस वाला हाँ पार्ट हाँ। थोड़ा सा ऐड हो जाता है उसके अंदर। इसके अंदर बैंकिंग कम पूछी जाती है और बिल्कुल इंश्योरेंस बिल्कुल। अवेयरनेस रहती है। तो आपने सोर्सेज इंश्योरेंस क्या ज्यादा यूज पूछा किए जाता थे, मतलब जो बैंकिंग के वक्त जो आपने सोर्सेज यूज किए, ये कोचिंग करी थी या ऑनलाइन कोचिंग करी थी, वो सोर्सेज के नाम अगर आप बता सके तो उससे बच्चों को काफी मदद होगी। है। तो कोचिंग तो मैंने बस एक बार ऑफलाइन कोचिंग की थी, और उसी कोचिंग पे मैं चल रहा था। मतलब कि ऐसा हम्म। नहीं कि बाहर एग्जाम के लिए अलग से कोचिंग तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि हम्म। सिलेबस बहुत बड़ा है नहीं। जो हम्म। आप तैयारी कर रहे हैं बैंक या इंश्योरेंस की, हम्म। तो सिलेबस ऐसा है कि अगर आप 3 महीने कोचिंग कर देते हैं तो फिर हम्म। आपकी सिर्फ बस पेशेंस और स्पीड अगर आप मेंटेन करते हैं, प्रैक्टिस ही आपका सब कुछ रह जाता है। आप जितना हम्म। प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एग्जाम निकलने के चांसेस ज्यादा होता है। और एग्जाम प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम्म। सिर्फ हम्म। मॉक टेस्ट या फिर घर पे बैठ के टेस्ट सीरीज देने से नहीं होता। आप एग्जाम तो जितना ज्यादा आप एग्जाम दोगे, वहाँ पे हम्म। एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। वो अगर आप हैंडल करने सीख लेते हो, 3 4 एग्जाम हम्म। नहीं भी निकलता है, फॉर्म के पैसे लगते हैं मुझे पता है, लेकिन तीन चार हम्म। एग्जाम नहीं भी निकलता है तब भी आप उस एग्जाम को दें। 1 साल तक आप 1 2 साल अपने आप को टाइम दें कि अगर 1 साल नहीं भी निकल रहा है, अगर आपका 2 3 मार्क्स से छूट रहा है, ऐसा लगता है हम्म। कि आप निकाल सकते हैं, तो आप ट्राई करते रहे। हम्म। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? मेरा मूलतः ये सवाल था। एक तो आपने बता ही दिया कि आपने ऑफलाइन कोचिंग ली थी और उसके बाद फिर बैंकिंग की जो तैयारी थी वही आपके काम आई। एक वो चीज काम है आपने काफी क्योंकि अच्छी बोली आपको कि ये है। एग्जाम का फील लेना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो इसके पहले आप कितने एग्जाम लगभग दे चुके थे? मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी 2014 में। ओके। तो उसके बाद 2 साल तक तो मैंने इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे गेट हो गया या फिर हम्म। इंडियन हम्म। इंजीनियरिंग सर्विस, इसके एग्जाम दिए 2016 तक। तो हम्म। 2016 में मुझे लगा कि उधर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और बहुत ज़्यादा गैप रह रहा है जो कट ऑफ है, और मेरे जो मार्क्स आ रहे थे उसमें अच्छा हम्म। खासा डिफरेंस रहा था। तो मुझे फिर उस लाइन को छोड़ करके फिर हम्म। क्या बोलता हूँ, नॉर्मल कंपटीशन है उसकी तरफ मुझे आना पड़ा। हम्म। तो उसमें जब मैंने देखा कि अ, जो मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया उसमें मैंने सही से तैयारी भी नहीं की थी, मैं ऐसे ही चला गया था। उसमें मुझे बस कट ऑफ से 2 से 3 नंबर रह गया। मुझे लगा कि हम्म। हाँ, कि ये ये जो एग्ज़ाम है, बैंकिंग वगैरह के जो एग्ज़ाम है वो मेरे लिए है, मैं उनके लिए ही बना हूँ। क्योंकि हम्म। जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हो रहे थे उसमें मेरे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा था, और यहाँ पे कट ऑफ से उतना डिफरेंस नहीं हो पा रहा था। हम्म। तो इसलिए मैंने फिर इसी लाइन में तैयारी की, और 2 साल के अंदर मुझे फर्स्ट जॉब लग गई। 2016 में मैंने तैयारी किया, और हम्म। 2018 में मैं एज़ एन असिस्टेंट यूनाइटेड इंडिया में काम कर रहा था। हम्म। हम्म। जी।
जो इसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस वाला पार्ट था, तो वो थोड़ा सा आपको भी अलग से तैयारी करनी पड़ी होगी, तो वो आपने किस जी। तरीके से तैयारी करी थी उसकी, और क्वेश्चंस किस तरीके तो के मैंने पूछे गए थे उसमें? क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी, और मतलब अगर कोई पढ़ चुका है एक बार तो वो आसानी से क्वेश्चंस को बना पाएगा। जो इंश्योरेंस हम्म। टर्मिनोलॉजी को आप पढ़ चुके हैं हम्म। तो उस टाइम तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि इंश्योरेंस क्या होता है नहीं होता है। हम्म। तो मैं तो इंटरनेट पे ही जो सर्च किया, जो मुझे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जो थोड़ा मोड़ा मिला, या फिर हम्म। बैंकर्स अड्डा वगैरह के जो कैप्सूल इंश्योरेंस कैप्सूल आते हैं, उन हम्म। कैप्सूल्स को मैं पढ़ के गया था। लेकिन हम्म। अपने जो भावी एस्पिरेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स बनते हैं, उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि हम्म। आप गूगल पे या टेलीग्राम पे एक सर्च करेंगे बुक IC01, जो IC प्रिंसिपल्स ऑफ 01। इंश्योरेंस, एक बुक IC01 एक बुक है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एक हम्म। जैसे ही आप यूनाइटेड इंडिया निकालेंगे ना, तो आप एक हम्म। जानेंगे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जाम्स करवाती है इंश्योरेंस की। ओके। अ, जो जो आपको मतलब कि इंश्योरेंस के अलग अलग सर्टिफिकेट्स देती है। वो हम्म। सर्टिफिकेट्स आपको फ्यूचर में काम आते हैं, प्रमोशन, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर हम्म। में प्रमोशंस के लिए वो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हम्म। सर्टिफिकेट्स काम आते हैं। यहाँ तक हम्म। कि अगर किसी को LIC एजेंट या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का भी एजेंट भी बनना होता है, उसके लिए हम्म। भी छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं वो इंश्योरेंस हम्म। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कराती है। हम्म। तो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक बुक आती है IC01, इसको हम्म। बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। हम्म। प्रिंसिपल्स ऑफ हम्म। इंश्योरेंस 200 पेज की बुक है, लेकिन हम्म। बहुत ही हल्के वर्ड्स में लिखी हुई। उसमें चैप्टर 6 है। हम्म। चैप्टर 6 में है इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी। हम्म। तो वो हम्म। टर्मिनोलॉजी को अगर आप पूरा पढ़ लोगे, तो आप हम्म। 100% श्योर है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे इंश्योरेंस के, उसमें हम्म। से 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, 90% क्वेश्चन वो टर्मिनोलॉजी में से ही आते हैं। हम्म। इंश्योरेंस हम्म। के जो टर्म्स होते हैं कि इंश्योरेंस हम्म। क्या होता है, क्लेम क्या होता है, इस टाइप के और भी बहुत सारे वर्ड हैं। इंश्योरेंस इंश्योरेंस हम्म। के जो प्रिंसिपल्स है, सब्रोगेशन हो गया, ये सब आपको उसमें पूरा डिफाइंड मिलेगा, और आप हम्म। बहुत आसानी से कर पाएंगे। और क्योंकि मैंने इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो IC01 मैंने कर लिया था, और हम्म। तो अभी जो मैं इसमें हूँ, ESIC में SSO हूँ। तो हम्म। ESIC में भी इंश्योरेंस अवेयरनेस पूछा गया था। हम्म। जो आज हम्म। क्योंकि मैं IC01 वहाँ रह के पढ़ चुका था, इसलिए मुझे हम्म। उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिला, और मैं हम्म। ESIC SSO का एग्जाम क्रैक कर पाया। हम्म। जी। एक चीज बताइए कि इसके अंदर इस बार तो इन्होंने लिखा है, मुझे पिछली बार का नहीं पता, कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका हुआ था उस वक्त? जी जी हाँ। हाँ, तो लैंग्वेज उसमें क्या प्रोफेशन पूछा जाता है और किस तरीके से होता है वो? वो तो बहुत ही इजी होता है। अगर आप सपोज, मैं तो हिंदी ही एरिया का था और मैंने अपनी स्टेट से भरा था, तो मुझे हिंदी हम्म। हिंदी में ही पूछा गया। तो हम्म। वहां पे जब मैं गया तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर कटिंग दिया, उसको बोला हम सबको रीडिंग करने के लिए। ओके। तो हमने उसको रीडिंग किया, न्यूज़पेपर हम्म। कटिंग, और उन्होंने फिर एक आर्टिकल, वो वहाँ पे एक असिस्टेंट या लेडीज थी, वो उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा और हमें लिखने के लिए बोला गया। हम्म। एक पेज हम्म। जैसा हमें लिखने के लिए बोला गया और एक पेज पढ़ने के लिए बोला गया, बस दैट्स इट। हम्म। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं, आपका जो मेंस का जो कट ऑफ है ना, वही इंपॉर्टेंट है। वही। अगर कोई और किसी और स्टेट से भर देता है कि ज्यादा सीट्स है, वो देख हम्म। करके अगर किसी और स्टेट में भरता है, तो उसमें हम्म। थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सपोज जैसे हम देख पा रहे हैं कि चेन्नई में ज्यादा सीट्स है यहाँ पे, हम्म। हम्म। क्योंकि हम्म। इसका हेडक्वार्टर भी चेन्नई में है, और ये यूनाइटेड इंडिया का जो बेस है वो ज्यादा साउथ इंडिया की तरफ है। हम्म। हम्म। अ, तो साउथ इंडियन अगर स्टेट चुनते हैं ज्यादा सीट्स के लिए, तो फिर आपको हम्म। वहाँ का जो लैंग्वेज है, उसको आपको कम से हम्म। कम रीडिंग और राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये तीन हम्म। स्किल तो आपको सीखना पड़ेगा। तब आप फिर हम्म। यूनाइटेड इंडिया के लिए आप साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए भर सकते हैं। हम्म। हम्म। जी। ये आपने एक बहुत अच्छी चीज उठाई, क्योंकि बच्चे काफी पूछ भी रहे हैं कि साउथ में इसकी वैकेंसीज ज्यादा आई है, क्योंकि इसका पूरा बेस जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो साउथ में ज्यादा है। अब यहाँ पे सबसे पहली जी। चीज तो ये आती है कि मान लो अगर कोई बच्चा साउथ की स्टेट से किसी से फॉर्म भर देता है, जैसे तमिलनाडु में बहुत सारी सीट्स हाँ। आई है, और वो बच्चा नॉर्थ का है, जी। उसका एग्जाम क्लियर भी हो जाता है, वो LPT की तैयारी करता है, वो भी उसका क्लियर हो जाता है। अब यहाँ सवाल आता है पोस्टिंग का। पोस्टिंग में ये लोग असिस्टेंट के अंदर तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में ही रहता है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हैं, आपकी पोस्टिंग वहीं आती है। तो पोस्टिंग के उसी स्टेट बाद, में रहेगी। जी। हाँ, तो स्टेट क्या चेंज होता है बाद में कुछ टाइम के बाद, और आसानी से होता है? इसका आपका कुछ अनुभव है या आपके नोन में ऐसा कुछ? नहीं नहीं, स्टेट तो नहीं चेंज होता है। आप जिस रीजन में आप पोस्टेड हो एज एन असिस्टेंट, जब तक हम्म। आप असिस्टेंट हो तब तक आपका रीजन नहीं चेंज होगा। हम्म। और जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब स्केल 1 ऑफिसर बन जाओगे, तब आप फिर ऑल हम्म। इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। तो ये तो पोस्टिंग की बात हो गई, और जो इनिशियल पोस्टिंग आती है, जैसे आपने झारखंड से फॉर्म भरा था, तो इनिशियल पोस्टिंग जब ये हम्म। देते हैं तो उसमें
एरिया की कुछ प्रेफरेंस पूछते हैं, जैसे झारखंड में आपको कौन सी सिटी चाहिए, या किस बिहाफ पे पोस्टिंग देते हैं? नहीं नहीं, तो हमसे तो कुछ पूछा नहीं गया था। हमारा ओके। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ, उसके 20-25 दिन के बाद हमारे डायरेक्ट मेल आ गया कि आपको इस ब्रांच ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करना है, ये आपका प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग है। तो ओके। ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था। हालांकि इससे पहले मैंने न्यू इंडिया, नहीं एक और है ना, NICL है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, उसमें मैंने हाँ। इंटरव्यू तक पहुंचा था। वहाँ मैं इंटरव्यू हम्म। क्रैक नहीं हो पाया था। हम्म। वहाँ उन्होंने इंटरव्यू राउंड में हम सबसे पोस्टिंग की, अपनी रिक्वायर्ड पोस्टिंग या डिजायर्ड पोस्टिंग उन्होंने पूछा था। डिजायर्ड हम्म। पोस्टिंग क्या है, तो हो सकता है इस बार वो पूछ ले कि आपकी हम्म। डिजायर्ड पोस्टिंग क्या है। और जिस साल मैंने अप्लाई किया था ना झारखंड से, उसमें तो हम्म। 2 ही सीट थी सिर्फ। तो मुझे हम्म। नहीं लगता कि 2 सीट में वो फिर किसी से डिजायर्ड पोस्टिंग पूछेंगे, क्योंकि दो ही सीट्स खाली है। उन्हें हम्म। पता है कहाँ देना है, तो उन्होंने डिजायर्ड पोस्टिंग नहीं पूछी। हम्म। और अगर कहीं पे जैसे साउथ इंडिया में मैं देख रहा हूँ, तमिलनाडु में 50 सीट है, तो हो सकता हम्म। है तमिलनाडु अगर कोई जाएगा तो वह उनसे पूछा जाएगा एक बार को। हम्म। क्योंकि ये जो इंश्योरेंस जो सेक्टर है ना, RBI के बाद मुझे लगता है वो इंडिया का बेस्ट जॉब है। क्योंकि हम्म। जितना यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, आपको मंडे मंडे टू फ्राइडे बस जॉब करना है, 2 दिन की छुट्टी है, वीकेंड हम्म। पूरा ऑफ है, उसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और हम्म। जब तक आप असिस्टेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, आपके ऊपर टारगेट का कोई लोड नहीं है। आपको बस हम्म। जाना है, ऑफिस का काम करना है। जो ब्रांच हम्म। मैनेजर्स होते हैं, जो स्केल 2 ऑफिसर होते हैं, हम्म। उनको ब्रांच का टारगेट रहता है कि उनको इतना प्रीमियम लाना है। और वो हम्म। प्रीमियम भी ऑटोमेटिकली ही पूरा हो जाता है, क्योंकि हम्म। इंश्योरेंस उनके जो ऑफिसेज हैं वो ऐसे प्राइम लोकेशंस में ज्यादातर के लोग खुद से ही इंश्योरेंस कराने आते हैं। उनको वो हम्म। पॉलिसी बाजार पे नहीं भी रहेंगे ना, तब भी वो खुद से हम्म। ही लोग हम्म। आपके पास इंश्योरेंस कराएं, तो वो टारगेट भी पूरा हो जाता है। जब आप स्केल 2 बनेंगे तब देखा जाएगा। अभी तो आप हम्म। स्केल 1, और जब तक आप असिस्टेंट है तो आपके ऊपर कोई टारगेट नहीं है, और मंडे टू हम्म। फ्राइडे ही आपको ऑफिस जाना है। और हम्म। ऐसे भी छुट्टी वगैरह के लिए बहुत लीनियंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। मुझे तभी भी मतलब कि मैं ऑफिसर ग्रेड में आ चुका हूँ, असिस्टेंट को छोड़ के, लेकिन अभी मुझे हम्म। कभी कभी लगता है कि अरे वहां पे मैं ज्यादा खुश था या ऐसा कुछ इस टाइप का लगता है, कि असिस्टेंट होकर भी सैलरी वन थर्ड सैलरी में भी लगता था कि अरे वहीं रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। कभी कभी ऐसा हम्म। फील होता है, हमेशा नहीं, लेकिन कभी हम्म। कभी ऐसा फील हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा लीनियंट था आपके प्रति। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि काफी सारे बच्चे कई बार, एक तो ये रहता है कि पोस्ट काफी कम है तो हम अप्लाई करें या नहीं करें। तो आपके टाइम पे हाँ, जब वैकेंसी आई थी, तो आपने खुद ने बताया शायद 2 पोस्ट थी उस वक्त जहां से आपने अप्लाई किया दो था। पोस्ट थी। हाँ, तो टीम में आपको सिर्फ दो ऐसी पोस्ट क्या थी। चीज थी जो मोटिवेट करके गई कि नहीं, मुझे अप्लाई करना है इसके अंदर? तो उस वक्त वही था कि एग्जाम का प्रैक्टिस मैं मुझे समझ में आ चुका था, मेरे को लगभग 1.5 साल हो चुके थे एग्जाम देते हुए। तो ये तो मुझे हम्म। दिख गया था कि बहुत सारे एग्जाम्स मेरे आधा आधा या 0.25 मार्क्स से छूटे थे। अब मुझे हम्म। इन्हें सब दिख रहा था कि कौन सी सीट कितनी है, मुझे लगा था कि बस 2.25 है, कभी भी तो क्रॉस हो जाएगा। हम्म। और एक एग्जाम प्रैक्टिस वाली बात थी, क्योंकि उसके जस्ट बाद RBI असिस्टेंट आने वाला था, और भी बहुत सारे एग्जाम्स थे। हम्म। तो इसलिए मैंने ये अप्लाई किया था। और हम्म। जहाँ तक कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आप ये कभी ना देखें कि 2 सीट है कहीं और कहीं 50 सीट है तो मैं 50 सीट वाले में अप्लाई करूँ। क्योंकि ऐसा क्या हम्म। होता है कि हो सकता है इस वीडियो के बाद लोगों का व्यू चेंज हो जाए, लेकिन हम्म। जब मैंने कट ऑफ को एनालाइज किया, तो हम्म। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे 2 सीट है और जहाँ 50 सीट है, कट ऑफ में बस 5 से 6 नंबर का ही डिफरेंस है। तो आपको हम्म। बस अपना कट ऑफ, अपना गेम आपको स्ट्रांग रखना है। अगर आपके ऊपर खुद पे भरोसा करते हैं, तो आप हम्म। 2 सीट के 1 सीट पे भी आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको सही बस बात। अपना अपने आप पे मेहनत रखना है और अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है। हम्म। और क्योंकि असिस्टेंट का जॉब है और सैलरी थोड़ी कम है, अगर आप अदर स्टेट अप्लाई करोगे तो फिर आप जाके वहाँ परेशान ही रहोगे, क्योंकि सैलरी हम्म। कम है, फिर आपको दूसरे स्टेट में रहना, आने हम्म। जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट रहोगे। अगर आप सेम हम्म। स्टेट में रहते हो तो थोड़ा कम खर्च में भी आप कुछ दिन गुजारा कर लोगे। और इसके हम्म। प्रमोशनल एस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। हमारे बैच की एक लड़की, वो सिर्फ हम्म। 13 मंथ्स में असिस्टेंट से AO बन गई। अच्छा, केवल 13 महीने में? केवल 13 महीने में। अ, ओके। होता क्या है कि जब आप 6 महीने हो जाते हैं, 6 महीने का प्रमोशन होता है, उसके ओके। बाद आप एग्जाम के थ्रू, इंटरनल एग्जाम के थ्रू प्रमोशंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। हम्म। जी। तो उसने पहले ही बार एग्जाम दिया और उसका क्रैक हम्म। हो गया। हम्म। और वो 13 महीने में ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गया। अभी तो मुझे लगता है वो कुछ दिनों में स्केल 2 ऑफिसर बन जाएगी। ओके, 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 तो ओके। इतना फास्ट होता है। लेकिन सबके हाँ। लिए नहीं होता, ये नहीं नहीं कि पूरा बैच ही 1 साल में हो जाएगा या 2 साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे बैच हम्म। के भी कुछ लोग जो अलग रीजन्स में, तो उनसे मैं पता करता हूँ, तो कुछ लोगों का है कि ज्यादातर लोग हो गए हैं प्रमोट, अभी तक तो 5 साल हो गया है, 6 साल। हम्म। ज्यादातर लोग प्रमोट हो गए, लेकिन कुछ लोग नहीं भी होना चाहते हैं। वो ज्यादा हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, वो अपना उसी में रहना चाहते हैं, घर के पास अगर पोस्टिंग मिल गई तो उसी में हम्म। बहुत लोग नहीं भी लेना चाहते, वो भी एक है। हम्म। लेकिन इतना जान हम्म। लीजिए 3-4 साल में अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आप आराम से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाओगे, एक एवरेज मान के चलते हैं। 13 मंथ्स ओके। वाला तो वो
बेस्ट सिनेरियो हो गया, बेस्ट सिनेरियो को नहीं, एवरेज सिनेरियो में 3 से हम्म 4 साल में आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाओगे। उसके हम्म बाद आप स्केल 2 स्केल 3 हर 3 साल पे आप एलिजिबल हो गए। स्केल 1 हम्म में आप 3 साल काम कर लो, आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और वो हर हम्म साल एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं है। हर साल हम्म आईपीएस के थ्रू एग्जाम होता है, ऑफिसर्स एग्जाम उसको बोलते हैं, इंश्योरेंस हम्म ऑफिसर्स एग्जाम, वो हर साल हम्म होता है जी। मतलब मैं समझ गया कि जैसे बैंकिंग में तो क्या होता है कि प्रमोशन स्ट्रक्चर, कोई क्लर्क बनता है तो 3 साल तक वो एग्जाम नहीं दे सकता है, 3 साल बाद वो एलिजिबल होता है। लेकिन जी यूनाइटेड इंडिया में वैकेंसी के अकॉर्डिंग होता है कि अगर आपके रीजन में वैकेंसी है तो आप 6 महीने बाद हाँ भी हाँ, ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो, छह यही मैं। महीने में एलिजिबल, हाँ एलिजिबल तो आप 6 महीने के बाद हो जाएगा। वैकेंसी जैसी आएगी, आप जैसा स्कोर करोगे एग्जाम में, वो सब फैक्टर हो हम्म जाता है जी। हम्म। तो इसका तो इंटरनल एग्जाम होता है और फिर इंटरव्यू होता है इंटरनली पूरा। हाँ, इंटरनल एग्जाम होता है, तो उसका क्या है, इसको बोलते हैं पारा 13.2 एग्जाम। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, पारा ओके। 13.2। वो एक हम्म। प्रमोशन का जो उनका पूरा लिस्ट है ना, उसमें पारा नंबर 13.2 आता है, तो उस एग्जाम का हम्म नाम ही पारा 13.2 रखा गया है। हम्म तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो मैंने बताया, हम्म, वो क्या करवाती है, वो आपको लाइसेंशिएट, जैसे उसका आपने तीन हम्म, सब्जेक्ट क्लियर किया तो आपको लाइसेंशिएट की डिग्री मिल जाएगी। ओके। और 5 सब्जेक्ट क्लियर किया तो एसोसिएट की डिग्री मिल जाएगी। हम्म और 4-5 सब्जेक्ट क्लियर किया तो आपको फेलो मिल जाएगा। इंश्योरेंस में आपने फेलो कर, तो हम्म जितनी जल्दी आप फेलो कर लेंगे ना, उतना ज्यादा आपका चांस बढ़ता है कि आप स्केल 1 में वो पारा 13.2 एग्जाम क्रैक करने का। हम्म तो जैसे ही आप एक मैं टिप्स देना चाहूंगा, जो सिलेक्ट होते हैं उनके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगा। जैसे ही हम्म आपका सिलेक्शन होता है, आपको पता चलता है कि हाँ मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, आप हम्म इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में खुद को रजिस्टर कर लीजिए। हम्म और जैसे ही पहला एग्जाम होता है, आप पहले, क्योंकि एग्जाम बहुत आसान होता है, बस आपको हम्म एक बुक दे दिया जाएगा, आपके हम्म एड्रेस पे बुक भेज दिया जाएगा, जैसे इग्नू में बुक भेज दिया जाता है ना, हम्म जैसे ही आपके एड्रेस पे वो बुक भेज देंगे जो आपका कोर्स है। हम्म और बस उस बुक को पढ़ के जाना है, और ऑनलाइन एग्जाम होता है, और सेम डे ऑन द हम्म स्पॉट रिजल्ट बता दिया जाता है। आपको 60 नंबर लाना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और हम्म नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। हम्म इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट का एग्जाम आप देंगे, और वहीं पे हम्म आपको बता दिया जाएगा कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। हम्म तो आप पास हो गए फर्स्ट, आप अगर आपने 3 सब्जेक्ट क्लियर कर लिया तो आप लाइसेंशिएट बन जाओ। हम्म जैसे ही आप लाइसेंशिएट बनोगे, आपकी सैलरी में भी 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। जब लाइसेंशिएट पास हम्म करते हो आप, तो सैलरी 2,000 बढ़ेगी। और हम्म आप 13.2 एग्जाम में भी आपका एक वेटेज बढ़ेगा कि आपने लाइसेंशिएट किया हो। उसके बाद हम्म एसोसिएट करोगे, फिर फेलोशिप करोगे। तो ये आपने बताया कि और ये प्रमोशन का आपने क्राइटेरिया पूरा समझा दिया। अब प्रमोशन मान लो किसी का हो गया, तो अब उसका ट्रांसफर हाँ, के लिए वो पूछते हैं कि आपसे ट्रांसफर, या पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं वो, मतलब क्या रहता है प्रोसेस? ट्रांसफर जनरली आपके रीजन में ही होगा। आप जिस रीजन में अप्लाई कर आपने किया है, उसी हम्म रीजन में जनरली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के बाद भी ट्रांसफर होता है। हो सकता है कि हम्म आपको ब्रांच ऑफिस चेंज हो जाए, सपोज जैसे हम्म कि अगर आप बिहार से भरते हैं, तो हम्म आपने अगर पटना पटना में अगर आप हो, तो हो सकता है आपको पटना से किसी और जिले में, मुजफ्फरपुर में हम्म भेज दिया जाए। ये हो हम्म सकता है, लेकिन जनरली आपको उसी रीजन में, उसी जोन में रखा जाता है। हम्म। ट्रांसफर्स और का भी बहुत ज्यादा आसान है। एक हम्म बार आप मतलब कि फर्स्ट प्रमोशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड हम्म प्रमोशन को तो मैंने बहुत लोगों को डिनाई करते देखा है, क्योंकि उनका ट्रांसफर हो रहा था। तो अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से वो स्केल 2 नहीं बनते हैं, क्योंकि हम्म ट्रांसफर हो रहा है। वो वेट करते हैं उस टाइम का, जब उनका प्रमोशन भी हो और ट्रांसफर भी ना हो। तो हम्म। वैसा वेट करते हैं बहुत लोग जी। और जब कोई असिस्टेंट एज अ असिस्टेंट ज्वाइन करता है, तो आपने बताया काफी सारे लोग असिस्टेंट से भी प्रमोशन नहीं लेते क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बेटर, अभी आपने बताया। तो असिस्टेंट के अंदर हाँ सैलरी और बाकी अलाउंसेस का स्ट्रक्चर क्या रहता है? हाँ, तो जैसे हमने जब ज्वाइन किया था, तब बेसिक हमारा 14,000 था। हम्म अभी वो उनका वेज रिवीजन हो गया है, हम्म 2017 का वेज रिवीजन 2021 में लगा है उनका। हम्म तो 4 साल के बाद वेज रिवीजन लगा, तो अभी असिस्टेंट की बेसिक सैलरी 22,000 है। हम्म और उसमें उनको एचआरए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, हम्म और डीए मिलता है। तो डीए तो मुझे लगता है अभी कम होगा। हम्म और 2022, और एक बात है कि 2022 में फिर से वेज रिवीजन ड्यू हो गया। हम्म तो वेज रिवीजन फिर से होगा, तो ये बेसिक जो है 22,000 का, एक दो हम्म साल के बाद ही होगा, तुरंत नहीं होता है, 3-4 साल लग जाता है। जैसे 2022 का जो है वो 26 तक होगा मुझे लगता है वेज रिवीजन। तो वो आपको हम्म एरियर में पैसा मिल जाता है, जो हम्म आपका डिफरेंस होता है। तो ट्वेंटी टू हम्म थाउजेंड से बेसिक भी 30,000 हो जाएगा आपका हम्म फ्यूचर में। हम्म हम्म तो अभी तो आपकी इन हैंड सैलरी मुझे लगता है, अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में है, तो 30-32 के आसपास रहेगी। और हम्म मेट्रो में तो 37 उन्होंने लिख ही रखा है। हम्म 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 हम्म, हम्म।
तो इसमें ये लीज अकोमोडेशन या क्वार्टर्स भी देते हैं ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट को, या खुद से ही रहना पड़ता है? तो असिस्टेंट को सिर्फ मेट्रो सिटीज में लीज अकोमोडेशन का प्रोविजन है, बाकी कहीं पर भी लीज अकोमोडेशन का ही है। ओके 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 ओके। आपको एलटीसी वगैरह मिलता है, एलटीसी मिलता है, और आप हम्म कहीं घूमने जाते हो तो यूनाइटेड इंडिया का अपना हॉलीडे होम है, आप उसमें रह हम्म सकते हो, तो वो सब भी एक अलग से पर्क्स है। हम्म हम्म ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी, आपको 15 दिनों की ट्रेनिंग होगी जिसमें वीकेंड ऑफ रहेगा। हम्म और ट्रेनिंग में आपको रहना खाना, हम्म मतलब वो सबसे बेस्ट पीरियड रहेगा आपको, जो 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, इंडक्शन हम्म ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, हम्म। उसमें आप काफी इंजॉय करेंगे। तो ट्रेनिंग ये कैसे अलॉट करते हैं? आपके जोन में ही ट्रेनिंग होती है या केवल एक ही जगह पूरे असिस्टेंट्स की ट्रेनिंग रखते हैं? नहीं नहीं, ट्रेनिंग जोन वाइज होती है, 4 जोन में डिवाइड कर देते हैं इंडिया को। हम्म। ईस्ट जोन में कोलकाता में, हम तो ईस्ट जोन में आते हैं, झारखंड बिहार उड़ीसा हम्म छत्तीसगढ़ वेस्ट हम्म बंगाल, ये सब ईस्ट में हम्म आते हैं, तो हमारा वेस्ट बंगाल में हुआ था। वैसे ही चार हम्म जोन में डिवाइड कर देंगे, नॉर्दर्न वालों का दिल्ली में होगा, साउदर्न वालों हम्म का चेन्नई में होगा, हम्म ईस्टर्न हम्म वालों का मुंबई में होगा, ऐसे करके हम्म। वो डिवाइड कर देंगे। और जो एज एन असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं, तो बेसिकली असिस्टेंट की वर्क प्रोफाइल क्या रहती है? मतलब उसमें पब्लिक डीलिंग रहती है या पूरा बैक ऑफिस वर्क रहता है? और ऑफिस टाइमिंग्स लगभग असिस्टेंट के क्या रहते हैं आने जाने के? असिस्टेंट के उनका जो यूनाइटेड इंश्योरेंस का ऑफिस टाइमिंग है 10 बजे से 5:30 बजे तक। ओके। और सिर्फ फ्राइडेज के दिन 10 से 5:45, 5:45 तक, अच्छा। फ्राइडेज के दिन, बाकी हर दिन 10 to 5:30। हम्म और असिस्टेंट को भी उसी टाइम आना होता है। कैशियर, अगर आपको कैशियर मिल जाता है, कैशियर हम्म को तो बिल्कुल 10 बजे एनी हाउ ऑफिस पहुंचना ही हो। हम्म। कैशियर को कैश अलाउंस अलग से मिलता है, 1500 रुपये के आसपास, 1500 हम्म या 2000 जो भी है, वो कैशियर को कैश अलाउंस अलग से मिलेगा, वो असिस्टेंट को ही कैशियर बनाते हैं। तो अगर आप हम्म कैशियर बन गए तो आपके पास ये नहीं है, फ्रीडम नहीं है कि आप 15-20 मिनट भी लेट करो, क्योंकि वो चेक वाले कैश वाले सब 10 बजे आ जाते हैं बैंक से लेने के लिए। लास्ट डे का हम्म जो कैश था वो आपसे लेने के लिए नेक्स्ट डे 10 बजे रहेंगे वो ऑफिस में। हम्म आपको बिल्कुल टाइम से ऑफिस जाना पड़ेगा 10 बजे। हम्म। और हमारे टाइम पे तो बायोमेट्रिक वगैरह का ऐसा इशू नहीं था कि बायोमेट्रिक है तो 15-20 मिनट, जो बाकी असिस्टेंट है वो 15-20 मिनट लेट से भी आते थे तो चलता था। जी। हालांकि ये और तो मैं अवॉइड नहीं करूंगा बताना कि आप नहीं, आप टाइम से ही आए तो बेहतर है, हम्म नए में आप हम्म क्यों ये सब करेंगे, तो 10 से 5:30 का आपका टाइम, ऑफिस टाइम। हम्म हम्म और असिस्टेंट का जो वर्क प्रोफाइल है, अगर आप कैशियर हो तब तो आप फिर कैश में ही रहो। हम्म जो दिन भर में जितना प्रीमियम आया, जो भी चेक से आया या कैश से आया, उसको शाम में टैली करके आपको पीएम को बता देना है कि इतना का प्रीमियम आया, तो कैशियर का बस वही काम है, कैश टैली करना। अगर आपको हम्म कैशियर नहीं बनाया गया, अंडर राइटर बनाया गया, तो जो भी पॉलिसीज आती हैं, मोटर पॉलिसी हो गई या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, हम्म तो वो जो आम आदमी है, जो पब्लिक है, वो आपको फॉर्म ला के देगी कि सर ये मेरा पॉलिसी ये कर दो आप। या हम्म एजेंट है, वो आपको फॉर्म ला के देगा कि सर ये मेरा मैंने ये पॉलिसी लाई, आप इसको इस फॉर्म को देखो, तो फॉर्म को देख करके आपको ऑनलाइन में एक तरह से डेटा एंट्री करनी है, आपको ऑनलाइन में डेटा एंट्री करके बता देना है कि हाँ इतना प्रीमियम है, वो इतना प्रीमियम कैशियर के पास जमा कर देगा। हम्म तो अगर आप अंडर राइटिंग में करते हैं, ब्रांच ऑफिस में अगर आपको दूसरा काम मिलता है, क्या असिस्टेंट के अलावा, अगर आपको कैशियर के अलावा अगर आपको असिस्टेंट का काम मिलता है, तो वो एक तरह से डेटा एंट्री का ही काम हो जाएगा आपका। कि हम्म आपको जो पॉलिसी का फॉर्म वो देंगे, वो आपको सिस्टम में फीड करके उनको पॉलिसी प्रिंट करके देनी हम्म। है। ये और आपने अगर एक आपको टर्म आरओ बताया। में पोस्टिंग मिलती है, आरओ या डिविजनल ऑफिस में पोस्टिंग अगर मिलती है, तो हम्म वहाँ पे तो ये अंडर राइटिंग वाला काम नहीं होगा, इंश्योरेंस अंडर राइटिंग जिसको बोलते हैं, वो काम नहीं होगा। वहाँ पे हम्म आप पर्सनल देखेंगे कि एचआर एचआर साइड देखेंगे सब लोगों का। और हम्म ऑडिट ऑडिट टीम का, अगर आपको हो सकता तो ऑडिट टीम में आपको डाल देंगे या क्लेम्स में डाल देंगे कि आप हम्म क्लेम्स चेक करो। तो वो सब वर्सेटाइल काम, बहुत सारा वर्सेटाइल काम। तो इसमें आपको हम्म सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। आपको ऐसा है ना कि हमारे यूनाइटेड इंडिया में एक एग्जांपल है ऐसा, कि वो असिस्टेंट असिस्टेंट था, उसने एओ में ज्वाइन किया। असिस्टेंट था, असिस्टेंट के बाद उसका एओ में प्रमोशन हुआ, वहां उसने 3-4 साल जॉब करने के बाद अ, कोई यूएस की या जर्मनी की कोई कंपनी है, उसमें हम्म उसने अप्लाई किया। यहाँ से हम्म उसने इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लाइसेंशिएट वगैरह कर लिया था। उसको हम्म। 12 करोड़ का पैकेज लगा। ओह यहाँ का माय जो गॉड। एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। अगर आप इंडिया हम्म की किसी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो, हम्म तो म्यूनिक री एक कंपनी है इंश्योरेंस की, हम्म। आप देखोगे गूगल में, म्यूनिक री एक इंश्योरेंस कंपनी, उसमें उसे लगा था 12 करोड़ का पैकेज। ओके। तो आपका एक्सपीरियंस इतना मैटर करता है ये सब चीज में। हालांकि असिस्टेंट का एक्सपीरियंस उतना मैटर नहीं करता, लेकिन एओ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा ऑफिसर के लिए। हम्म तो 2-3 साल में तो आप ऐसे भी ऑफिसर बन जा रहे हो। हम्म हम्म, हम्म।
ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि काफी सारे बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि पब्लिक सेक्टर में जॉब करने का कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी नहीं। चीज बताई कि इंश्योरेंस सेक्टर में सीखने को इतना सारा है कि आपको मतलब ओवरसीज भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक लड़के को 12 करोड़ का पैकेज मिल रहा है। तो ये काफी अच्छी बिल्कुल चीज है, बिल्कुल। मतलब क्योंकि ऐसा मैंने भी कभी नहीं सुना था कि इंश्योरेंस सेक्टर में, क्योंकि मेरे भी जो हमारा चैनल है वो नॉर्मली बैंकिंग के वीडियोस ज्यादा कवर करता है, क्योंकि वैकेंसीज भी ज्यादा हाँ हाँ। रहती है। लेकिन ये आपने काफी जी जी। इंस्पायरिंग चीज बताई कि 12 करोड़ का पैकेज उसको ऑफर हुआ और वो गया वहां पे। हाँ हाँ। तो मतलब आपका जी ये जी। है कि एक्सपीरियंस पूरा बेकार नहीं जाता, बहुत काम की चीज है। स्किल बेकार नहीं जाता, और आपको सीखने को, आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो, आपके पास डिग्री आती जाती है। इंश्योरेंस हम्म। की अलग अलग डिग्री आती जाएगी, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू आपको 3-4 डिग्री आपके पास अलग से हो जाएगी सिर्फ इंश्योरेंस से रिलेटेड। और प्लस हम्म। 5 साल का एक्सपीरियंस, तो आप जरूरी नहीं कि आप ओवरसीज ही जाना चाहिए, इंडिया की भी जो बड़ी प्राइवेट कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज, हम्म। आप उसमें अप्लाई करके देख सकते हो सकता है कि वहाँ पे आपको अच्छा हम्म। खासा पैकेज मिल जाए अगर आप हम्म। अपर पोजिशन में जाते हैं। हम्म। वो भी एक चैनल खुला रहता है जी उनके लिए जो करियर प्रोग्रेसिंग है। बहुत लोग तो चलो सरकारी नौकरी लग गई आराम से रहते हैं, वैसा भी बहुत थिंकिंग रहता है। हम्म। तो अगर हम्म। जिनको आगे बढ़ना है उनके लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, उनको कोई, उनके लिए मतलब कि स्काई इज द लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर हम्म। में, ऐसा कुछ। हम्म। जी हाँ, बिल्कुल सही चीज बताई, क्योंकि अभी काफी टाइम से ऐसी भी न्यूज आ रही थी कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो सरकारी अभी चल रही है। जी। तो ये काफी अच्छी हाँ, चीज है कि अगर प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट जाती भी है उस तरफ, तो भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो बेकार नहीं जाएगा। वो बेकार नहीं जाएगा जी। अब हम्म। प्राइवेटाइजेशन अगर होता भी है तो एक बार अगर आप जिस सैलरी पे गए हो, इतना तो जान लो कि उस सैलरी से आपको नीचे कभी नहीं जाएंगे, आप ऊपर ही जाओगे। और ऊपर ही जाओगे। प्राइवेटाइजेशन अगर आपको स्किल के साथ प्राइवेटाइजेशन, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हमें क्या क्या सैलरी मिल रही है। हमारे हम्म। जो फ्रेंड्स हैं जो आईटी सेक्टर में या फिर हम्म। प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, वो आज हम्म। हमसे कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। हम्म। ये एक है, बस जॉब सिक्योरिटी की एक बात होती है गवर्नमेंट जॉब में, एक हम्म। जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन प्राइवेट जॉब में हो सकता है वैसा जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन हम्म। अगर आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा कमा रहे हैं, तो आप हम्म। अगर सही से अपने फाइनेंशियल्स को अ, ये करेंगे, हम्म। तो हो सकता है कि आप 40 में रिटायर भी कर जाओ, खुद से आप हम्म। रिटायरमेंट ले लो, जाओ भाई अब नहीं बिल्कुल करना जॉब बिल्कुल। मुझे, अगर आप बिल्कुल थ्री बिल्कुल। टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा कमा रहे हो तो। हम्म। तो वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ऐसा कुछ हम्म। इशू नहीं है कि प्राइवेटाइज हो जाएगा तो क्या हो। जिसके पास हम्म। स्किल है, जो मन लगाया काम करेगा, उसको कभी काम की दिक्कत नहीं होगी, खास करके हम्म। इंश्योरेंस सेक्टर में, क्योंकि बहुत बूमिंग हम्म। सेक्टर है। और इंडिया हम्म। में तो अभी सिर्फ 3.7% ही डेंसिटी है इंश्योरेंस की। हम्म। तो बहुत ज्यादा स्कोप है इंडिया में कि बाकी सब देशों में, बाकी सब कंट्रीज में 40% 50% लोग इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन इंडिया में हम्म। बहुत कम है। इंडिया का हम्म। मार्केट अभी फुली यूटिलाइज भी नहीं हुआ है, तो फुली यूटिलाइज होने हम्म। के बाद तो पता नहीं कितनी ही जॉब्स हम्म। आएंगी इस सेक्टर से। हम्म। एक चीज बताइए कि यूनाइटेड इंडिया में आपने काम किया, मतलब लगभग साल 2 साल के करीब। तो इसमें जो वर्क जी। एनवायरनमेंट जो रहता है वहां पे, तो वो हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट रहता है, मतलब स्टाफ सपोर्टिव रहता है चीजों को लेके, क्या सिस्टम रहता है? काफी, बहुत ज्यादा, मतलब इतना अच्छा वर्क इन्वायरमेंट तो मैं 2 जगह काम किया हूँ अभी, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अलग अलग जगह काम करने का। लेकिन हम्म। वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, सब लोग कोऑपरेटिव है। और काफी आपको कॉर्पोरेट कल्चर देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो पुराने जो ढर्रे पे सरकारी ऑफिस जैसे रहते थे, ऐसा हम्म। नहीं दिखेगा आपको, काफी कॉर्पोरेट कल्चर कल्चर दिखेगा, काफी मॉडर्न लोग दिखेंगे। और हम्म। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स को भेज रहे हैं कि अरे मैं जाऊंगा थोड़ा चेहरा दिखा दूंगा अपना, तो वैसा भी उनका सोच नहीं है। जो लोग असिस्टेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने थे, 90% हमारी ट्रेनिंग उन लोगों ने ही की थी, क्योंकि वो असिस्टेंट का ओके। काम करके वो एओ बने हैं। हम्म। तो मतलब कि नीचे वाले लोगों को मौका दिया है कि आप जाकर के सही से उनको बताओ कि असिस्टेंट का क्या काम हम्म। है। और बहुत हम्म। सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं क्या देखता हूँ कि हम्म। अ, जो ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े, जो जिन्होंने नीचे लेवल पे कभी काम नहीं किया, वो नीचे वाले लोगों को ट्रेनिंग देने जाते हैं, क्योंकि उनको मतलब कि बस एक शौक है कि मैं ट्रेनिंग देने जाऊँ, ट्रेनिंग मैं हम्म। नीचे वालों को कैसे दे दूँ अपने। तो उसमें पर्पज सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि जो हम्म। बंदा जिस कैडर पे आया है, उसको उससे हम्म। बहुत ऊपर का ऑफिसर अगर ट्रेनिंग दे रहा है जिसने वो कभी काम ही नहीं किया है, तो हम्म। वो ट्रेनिंग का पर्पज सॉल्व नहीं हो पाता यहाँ पे। लेकिन आपका ट्रेनिंग का पूरा पर्पज सॉल्व हो जाएगा, और आप हम्म। ट्रेनिंग के बाद आप मतलब कि अपने ऑफिस में अच्छे से काम कर पाएंगे, इतना तो हो जाएगा। जी। हम्म। एक चीज बताइए, मतलब इसके अंदर लड़कियों के लिए ये जॉब कैसी है? क्योंकि गर्ल्स आजकल काफी पूछती है कि हमको दिक्कत तो नहीं आएगी बाद में जॉब में, वर्क प्रेशर कैसा है, स्टाफ जो है सपोर्टिव है या नहीं है, छुट्टियों को लेके क्या रहता है। तो लड़कियों के लिए अगर हम एक उनकी दृष्टि से सोचें, तो एक गर्ल कैंडिडेट के लिए कितनी अच्छी जॉब है? गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो ये बेस्ट जॉब मैं बोलूंगा, क्योंकि ओके। आपके जो ऑफिसेज हैं वो बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज में नहीं, हाँ, ज़्यादातर अर्बन ऑफिसेज एरियाज में आपके रहेंगे। सिटीज में ही है। और जैसे कोई बड़ी डिस्ट्रिक्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट में जैसे
सपोज रांची को ही मैं मान लूँ, रांची बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल सिटी है, वहाँ पे हम्म चार पांच ऑफिस, चारों पांच ऑफिस आपको विद इन सिटी लिमिट्स ही है। ऐसा नहीं कि कोई ऑफिस बहुत ज्यादा रूरल एरिया में। हम्म तो और लड़कियों को ज्यादातर रीजनल ऑफिस या फिर ऐसे ब्रांच ऑफिस में ही रखा जाता है जो कि सिटी में हो। एक हम्म। माइक्रो ऑफिस का भी कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे रूरल एरियाज है, वहाँ पे वन मैन का ऑफिस खोला जाता है, जिसमें सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। वो अच्छा। जाता है, ऑफिस खोलता है और ये करता है। हाँ, सिर्फ वन मैन हम्म ऑफिस होता है, उसके साथ एक स्वीपर या हाउसकीपिंग स्टाफ हो सकता है। हम्म लेकिन स्टाफ साइड में बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, लेकिन उसमें सिर्फ मेल्स को ही जनरली दिया जाता है, फीमेल कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाता है। वो रूरल हम्म एरिया में होता है, वो कम ही होता है वो ऑफिस। तो हम्म ज्यादातर ऑफिस जो है वो सिटी में है, तो लड़कियों के लिए बहुत सेफ है। जहाँ तक छुट्टी की बात है, तो आपको 12 CL मिलते हैं साल में, 12 कैजुअल लीव मिलते हैं, और 2 RH मिलता है। हम्म। और उसके अलावा 33 आपको मिलता है पीएल। PL या अर्न लीव या प्रिविलेज हाँ, लीव अर्न जिनको लीव, बोलते हैं, वो अर्न। हम्म हाँ, अर्न लीव या प्रिविलेज लीव बोलते हैं। हम्म वो 33 आपको मिलता है, जो कि आप अगर आप बाद में छोड़ते भी हो तो वो जो 33 जितना भी आपका एक्यूमुलेट हुआ होगा वो आप लेकर के निकल सकते हो। हम्म हम्म जॉब वो आपकी अर्न लीव है एक तरह से। हम्म तो ये इतनी हो गई। और CL के साथ बस उनका एक रूल है कि CL प्रिविलेज लीव आप 5 से ज्यादा ही लोगे तभी लोगे। 5 से कम अगर आपको लेना है तो आपको CL ही लेना हो। पांच से हम्म ज्यादा अगर आपको लेना है तभी आप प्रिविलेज लीव लेना हो, ये एक रूल है। हम्म। तो और बाकी सैटरडे संडे तो पूरा ऑफ है, और नेशनल हॉलीडेज और फेस्टिवल्स में भी छुट्टी है। छुट्टी रहती है। हम्म। जी। और बाकी जैसे शाम को जो निकलने का टाइम रहता है, आपने 5:30 बताया, तो 5:30 बजे फिक्स मतलब निकल जाता है असिस्टेंट? बिल्कुल बिल्कुल, 5:30 बजे सब लोग निकल जाते हैं। चाहे अच्छा, कैशियर हो चाहे ऑफिसर्स कोई भी हो। ऑफिसर्स भी आपको निकल जाते सब हैं? सब लोग निकल जाते हैं, 5:30 बजे के बाद कोई नहीं रहता ऑफिस। यहाँ हम्म तक कि मैं ब्रांच ऑफिस में भी रहा, डिविजनल ऑफिस में भी मैं देखता था, हम्म वहाँ पे भी 5:30 बजे के बाद कोई नहीं रहता। आपका हम्म जो ऑफिस है, जो कैशियर का जो काम है, वो 4 बजे के बाद हम बाहर से ऑफिस का गेट बंद हो जाता है, तो हम्म 1.5 घंटा का टाइम काफी होता है बाकी सब कुछ टैली करके बंद करने के लिए। 5:30 बजे आप आराम से निकल पाओगे। हो सकता है किसी दिन कुछ काम आ जाए एक्स्ट्रा, तो हो सकता है कि साल में 1-2 दिन ऐसा हो, जैसे 31 मार्च वाला इशू हो हम्म गया, उस टाइम में हम्म थोड़ा ज्यादा काम रहता है, टारगेट वगैरह अचीव करना हम्म रहता है। हम्म तो हो सकता है कि 31 मार्च के आसपास आपको 1-2 दिन थोड़ा हम्म 6:30-7 बजे तक रुकना पड़े, लेकिन उसके हम्म अलावा कभी नहीं। हम्म और अगर आपको किसी दिन 1-2 घंटे एक्स्ट्रा रुकना भी पड़ गया, तो सब कुछ का अरेंजमेंट आपके लिए, लंच आपके लिए, डिनर मंगाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि हम्म आपको बस बोला गया तो 1 घंटा तुम एक्स्ट्रा काम करो। हम्म तो पूरा सब कुछ का प्रोविजन है। हम्म और अगर आपको कहीं पे एक दिन के लिए भी, अगर आप 1 घंटे के लिए भी कहीं जाते हो हम्म ऑफिशियल काम से, एज एन हम्म असिस्टेंट, आपको सपोज बोला जाता है कि आप डिविजनल ऑफिस में जाओ, ये काम बचा हुआ है आपका करने के लिए, हम्म। तो सेम सिटी में भी अगर आप 1 घंटे के लिए जाते हो तो आपको 600 रुपया उस दिन का मिलेगा। ओके 600 रुपया प्लस लंच। जी, वो डेली अलाउंस के रूप में आपको मिलेगा। ओके ओके। वो होता है। तो ये काफी डिटेल में आपने हमको बताया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बारे में। मतलब इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बता पाएगा, और मतलब काफी अच्छी चीज है, बच्चों को काफी मोटिवेशन आएगा इसके अंदर जाने का, क्योंकि बिल्कुल इतना आसान मतलब रहता नहीं है इसके अंदर जाना, और बार बार इसकी वैकेंसीज आती भी नहीं है, 2-3 साल में एक बार 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 नहीं वैकेंसी आता है, आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब काफी अच्छी चीज आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पे आए। हमारी शुभकामनाएं आपके हम्म, साथ हैं कि आप जिस करियर पे हैं इंश्योरेंस के, बहुत आगे बढ़े और अपनी लाइफ में तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। मैं बच्चों को भी चाहूंगा कि बच्चे अपना 100% दें और ये एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करें। हम्म। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।